नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपने शुरू करा संपूर्ण राजस्थान का ज्योग्राफी और राजस्थान को ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो उपयोगी पार्ट्स है ऑल ओवर राजस्थान अपन देख रहे हैं। तो अपन ने शुरू कर रखा है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। जो अपना बिंदु आज का रहेगा अब तक यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे वीडियो आएगा संपूर्ण ज्योग्राफी आप तक पहुंचेगी, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इसमें अपन ने पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश की चर्चा कर ली थी और पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के अंदर अर्ध शुष्क भाग की अपन चर्चा कर रहे हैं। अर्ध शुष्क भाग के 4 भाग किए थे, उसमें जो पहला भाग था घग्गर मैदान, इसकी चर्चा पहले अपन ने कर ली। दूसरा भाग जो था वो था शेखावाटी प्रदेश, और शेखावाटी प्रदेश की साथियों अपन ने चर्चा कर ली। ठीक है, आज अपन करने जा रहे हैं नागौर उच्च भूमि और लूणी प्रदेश। लूणी प्रदेश या लूणी बेसिन, इन दो की चर्चा आज अपन करेंगे। ठीक है, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन, तो ये अर्धशुष्क जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसी के भाग है। तो यहां से अपन ने निकाला था घग्गर का मैदान। ये वाला जो क्षेत्र था पूरा का पूरा, इसको अपन ने किस रूप में लिया था? घग्गर मैदान। ठीक है, उसके बाद में अपन ने ये तो पश्चिमी आ गया और ये अर्धशुष्क भाग है, यानी अपन ने सीकर और नागौर की उत्तरी सीमा तक ये लिया था शेखावाटी प्रदेश। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना नया जिला इसमें ऐड हो गया। आज अपन बात करेंगे नागौर उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है इसकी। इसमें मुख्य रूप से अब 2 जिले शामिल हो जाएंगे। कौन से 2 जिले शामिल हो जाएंगे मैं इंडिकेट कर देता हूं। एक तो कुचामन डीडवाना, हालांकि दोनों के लिए कुचामन और डीडवाना को अलग अलग करने की बात वर्तमान सरकार ने कही थी, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं हो पाई। और दूसरा आ गया अपना ये नागौर। तो यहाँ पे जिले कौन से हो गए? एक तो नागौर, पहले ये नागौर तक ही सीमित था, और दूसरा कुचामन डीडवाना। फिलहाल वर्तमान में यदि प्रेजेंट टाइम में अपन 50 जिलों की बात कर रहे हैं तो उस समय कुचामन डीडवाना 2 भागों में मुख्य रूप से ये फैला हुआ प्रदेश है। नागौर उच्च भूमि, कुचामन और डीडवाना प्रदेश। ठीक है, अब इसकी सीमांकन की बात करें अपन तो आपको नजर आ रही है कि यहाँ इसकी जो उत्तरी सीमा है, इसकी जो उत्तरी सीमा है वो किससे लग रही है? शेखावाटी प्रदेश। उत्तरी सीमा कौन सा प्रदेश तय कर रहा है? शेखावाटी। और एक साइड में कौन सा आ गया इधर है भाई जी? अरावली। ठीक है, और पश्चिमी साइड में कौन सा आ गया? पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान। ठीक है, और इसके दक्षिण में कौन सा आ गया? यहां पे लूणी बेसिन। इस प्रकार से इसका सीमांकन हो गया। कठिन के हुए देखियो आप उत्तरी साइड में, उत्तर पूर्व साइड के माई शेखावाटी, और दक्षिण पश्चिम साइड के माई, दक्षिण पूर्व साइड के माई आगो अपने अरावली प्रदेश, और दक्षिणी पश्चिमी साइड में आगो अपने लूणी बेसिन, और पश्चिमी साइड में आगो पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान। तो ये 4 भाग जो है इसकी सीमा तय करे। अब ये जो भाग है ये समुद्र तल से थोड़ा ऊंचा है। कितना क्या ऊंचा है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 300 से 500 मीटर के आसपास में है। अपन देख रहे हैं नागौर उच्च भूमि। ठीक है, तो नागौर उच्च भूमि की यदि अपन बात करें तो यह प्रदेश जो है वो समुद्र तल से
300 से 500 मीटर ऊंचा है। समुद्र से 300 से 500 मीटर ऊंचा पाया जाता है। यहाँ आपने देखा है कि इस भाग में खारे पानी की झीलें मिलती है, जैसे डीडवाना कुचामन खारे पानी की झील है। ठीक है, नागौर जो जिला है उसके अंदर जैसे अलग जिला डीडवाना और कुचामन, जिसमें कुचामन खारे पानी झीलें हैं और डीडवाना भी खारे पानी की यहाँ पे झील है। इसके अलावा परबतसर है, ठीक है ना, परबतसर वाला क्षेत्र है, सुजानगढ़ झील है। तो ये पूरा का पूरा प्रदेश है, इसमें खारे पानी की झीलें पाई जाती है। किस पानी की? खारे पानी की। तो ये खारे पानी की झीलें यहाँ पे है। अब झीलें कौन कौन सी है तो अपन यहाँ देखेंगे। तो खारे पानी की झील इस प्रदेश में मुख्य रूप से डीडवाना, कुचामन, इनसे नमक बनता है। डीडवाना झील से बनने वाला नमक जो है खाने योग्य नहीं होता। कुछ सांभर का प्रदेश भी इसमें आ रहा है, ठीक है, सुजानगढ़, ये मुख्य रूप से यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अब ये खारे पानी की जो झील है, जैसे एक और नावा भी खारे पानी की झील में नावा। तो ये जो खारे पानी की झील है ये किसके अवशेष माने जाते हैं? तो इसकी अपन बात करें तो ये सारे सारे होते अवशेष किसके हैं? टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं, क्योंकि यही प्रमाण है भाई। आपने पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश से भी कमा टेथिस महासागर का यदि प्रमाण की आप बात कराना है तो यही प्रमाण है कि टेथिस महासागर जो है उसका अवशेष कौन सा है। तो बी के लिए आप कहीं देखा ला कि ई प्रदेश के माए खारा पानी का अवशेष पाया जाए। अठा की चट्टान जी की है, अठा जी की मिट्टी है, ये मिट्टी के माए लवण पाया जाए मुख्य रूप से। और लवण की बात करा तो सोडियम क्लोराइड, कौन सा लवण अठा है? सोडियम क्लोराइड की अधिकता है। सोडियम क्लोराइड, तो इन लवण की अधिकता है, वो लवण है यहाँ की चट्टाना के माए पायो जाए। तो ये लवण कौन सा भाग को प्रदेश अवशेष माने जाए है? तो भाई यो प्रदेश यो लवण है जो टेथिस सागर को अवशेष माने जाए, ठीक है ना। आ चट्टाना माए लवण की उपस्थिति प्राचीन भूगर्भिक शैल की बात करें, प्राचीन यदि अवशेष की बात करें भूखंड की, तो टेथिस सागर के अवशेष माना जाता है, ठीक है ना। अब इन शैलों के अंदर यदि जो नमक की मात्रा बरसात जैसी होती है तो एक क्रिया होती है केशाकर्षण क्रिया। यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी पश्चिम रेगिस्तान में यही क्रिया है जो क्या करती है? नमक को ऊपरी प्लेटों में ले आती है, ठीक है ना। तो केशाकर्षण क्रिया क्या है? एक ऐसी क्रिया जिसमें चट्टानों का नमक घुलकर ऊपरी परत में जमा हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? केशाकर्षण क्रिया। कौन सी क्रिया? केशाकर्षण क्रिया के नाम से उसको पुकारा जाता है। अब जो ही बरसात होवे, पानी चट्टान नमक में प्रवेश करे, नमक जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा प्रदेश में पाई जावे। अब नमक जो है जल के साथ में अभिक्रिया करसी और दोनों को आपस में क्या बन जैसी? घोल बन जैसी। अब जुई वाष्पीकरण होशी, तापमान बढ़सी वाष्पीकरण होशी और नमक घोलर खटासी ऊपरी भाग का माए, तो जल को तो वाष्पीकरण हो जैसी, प्लस से सोडियम क्लोराइड की परत है धरातल के ऊपर जमा हो जैसी। और इस जमा सोडियम क्लोराइड की परत जमा हो क्या होशी? अपनी मिट्टी अनुपजाऊ हो जैसी और नमकीन लवणीय हो जैसी। कि कई तरह की मिट्टी हो जैसी? लवणीय, यानी लवणीय मृदा के लिए उत्तरदायी है ये। तो इससे क्या होगा? लवणीय हो गई भाई, तो लवणीय होने से इस भाग के अंदर किसी प्रकार की फसल उत्पादकता है वो नहीं होगी और उपजाऊपन जो है इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अन्य विशेषता अपन देखें तो
नागौर उच्च भूमि। इस भाग के अंदर मुख्य रूप से यदि अन्य बात करें अपन तो कुछ पहाड़ियां भी यहाँ पे है, ठीक है ना, जैसे कि कुचामन की पहाड़ी, कुचामन पहाड़ी, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो यहाँ पे परबतसर की पहाड़ियां, परबतसर की पहाड़ियां, तो ये पहाड़ियां भी यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है, कुचामन की पहाड़ियां और परबतसर की पहाड़ियां, ठीक है। और कुचामन की पहाड़ियां यहाँ पे इसके ऊपर कुचामन का किला भी इसी पहाड़ी पे अवस्थित है, कुचामन किला इस पहाड़ी पर ही अवस्थित है। कुचामन की पहाड़ियां मुख्य रूप से यहाँ पे पाई जाती है। अन्य यहाँ पे यदि अपन बात करेंगे तो इस प्रदेश के अंदर जैसे अपन यहाँ से चले नागौर से अजमेर की साइड में परबतसर होते हुए ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाला जो भाग है, ये वाला, इस भाग को यदि अपन देखें तो मुख्य रूप से ये जो भाग है किसके लिए विख्यात कह सकते हैं, यानी यदि कोई चीज़ मानव के लिए अनुपयोगी होती है तो कुख्यात कहेंगे उसको अपन। तो परबतसर से लेकर के अपने नागौर जो वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, नागौर व अजमेर, अजमेर का परबतसर, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, कुब्बड़ पट्टी। अब पहले भी चर्चा की थी इसकी मैंने, कुब्बड़ पट्टी है क्या, तो कुब्बड़ पट्टी क्या है, यानी नागौर से अजमेर परबतसर तक के मध्य फ्लोराइड की अधिक मात्रा का होना, यानी यहाँ की सेलों में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, तो यहाँ की सेलों में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, एक विकृति आती है, कौन सी, इसका असर क्या होता है मानव जीवन पर, इससे प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव इसका होता है कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से मानव शरीर में, मानव में हड्डी का टेढ़ापन, हड्डी का टेढ़ापन यानी हड्डियों में विकृति आ जाती है, जैसे कूब निकल जाए, अपने अपनी भाषा में क्या कि कूब निकल गई भाई, है ना, तो कूब निकल जाए ना। दांत खराब होना, दांतों का पीलापन, दांत पीले हो जाते हैं, यह बड़ी समस्या यहाँ पे पाई जाती है। किसमें, फ्लोराइड युक्त पानी का यदि अपन सेवन करेंगे तो मुख्य रूप से जो बड़ी समस्या कौन कौन सी अपने समक्ष है, हड्डी का विकृत होना, टेढ़ापन और दांतों का पीला हो जाना। अब बहुत बड़ी समस्या ये फ्लोराइड के तहत इस प्रदेश के जितने भी लोग हैं उन लोगों के दांत की यदि अपन बात करेंगे तो उनका दांत जो है वो पीलापन लिए हुए होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ये प्रभाव अपने को देखने को मिल रहा है, तो किसके कारण है, फ्लोराइड के कारण देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे कि अपन बात करें इस भाग के अंदर नागौर, यहां पे एक मकराना क्षेत्र है, मकराना। अब मकराना जो है किसके लिए, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है ना। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुतायत मात्रा में संगमरमर निकाला जाता है, और यहाँ नहीं सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी इस संगमरमर की काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है। तो मकराना जो भाग है उसमें सफ़ेद संगमरमर, मुख्य रूप से सफ़ेद संगमरमर होता है, उसके लिए काफ़ी यह प्रसिद्ध क्षेत्र है। और अपने मुगल काल की बात करें तो जो आगरा का जो
ताजमहल है उसमें भी बताया जाता है कि आगरा जो ताजमहल है उसमें नागौर का मकराना का जो संगमरमर है उसका उपयोग किया गया था। और इतना महत्वपूर्ण है कि अब तक वो है उसी रूप में पाया जाता है। एक नागौर में एक क्षेत्र है मांगलोद क्षेत्र, दूसरा एक क्षेत्र है मांगलोद। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, यानी मांगलोद क्षेत्र नागौर का जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे यदि अपन एक जगह है गोठ मांगलोद की बात करें, गोठ मांगलोद, तो यहाँ पे भाई एक मंदिर है यहाँ पे दधी माता मंदिर, इसके लिए भी प्रसिद्ध है ये जगह। गोठ मांगलोद जो है दधी माता मंदिर के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और सामान्य सी बात है कि ये जो प्रदेश है इसमें विशेष प्रकार से यहाँ से कोई नदी का प्रवाह की बात करें तो नागौर उच्च भूमि से इस भाग से एक कोई नदी विशेष प्रवाहित नहीं होती। एक नदी जो है इस प्रदेश में प्रवाहित होती है और वो है जो आगे जाकर के लूणी की सहायक बनती है। नागौर उच्च भूमि से निकलने वाली एक ही नदी है जोजड़ी नदी। और इस नदी की विशेषता यह भी है कि जो लूणी है उसके दाहिने किनारे पर, ठीक है ना, दायां और बायां, लूणी के दाएं किनारे पर मिलने वाली एकमात्र नदी जोजड़ी है। एक ही विशेषता और क्या है, कि लूणी के दाएं किनारे पर मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, जोजड़ी नदी है। काफ़ी ये प्रसिद्ध भी है, महत्वपूर्ण भी बिंदु। ठीक है ना, तो ये था नागौर उच्च भूमि। कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मैटर हो। सिंपल सी बातें इसमें कही गई है और सिंपल बातों को समझने के लिए थोड़ा सा अपन ध्यान दे लें, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर ले। यदि बेसिकली थोड़ा सा अपन दिमाग से देख लें तो इजीली कोई चीज़ है वो हार्ड नहीं होती, कवर हो जाती है। अगला बिंदु अपना रहेगा लूणी बेसिन। सबसे पहले तो लूणी नदी की बात अपन करते हैं। लूणी बेसिन, अब इसका सीमांकन अपन करेंगे तो लूणी बेसिन वाला जो प्रदेश है थोड़ा सा विस्तृत प्रदेश है इस भाग का। ठीक है, क्योंकि लूणी बेसिन जो है यहाँ से निकलती है अजमेर में नाग पहाड़ से, नाग पहाड़ वाले क्षेत्र से लूणी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो इस भाग से लूणी निकलती है और पाली, जोधपुर, बालोतरा होते हुए इस आगे जाकर के वो कहाँ गिर जाती है, यानी कच्छ के रण में अपना जल विलुप्त कर देती है। ठीक है, और इसकी इस भाग से मिलने वाली, नागौर भाग से मिलने वाली एकमात्र नदी जो है जिसका नाम है जोजड़ी। जब नदियों अपवाद अंतर अपन पढ़ेंगे तो कौन सी नदी कहाँ मिलती है विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो इस भाग से मिलने वाली एकमात्र नदी जो जोजड़ी है। इसके अलावा अन्य इसकी सारी नदियों की अपन बात करें तो जैसे कि पाली प्रदेश से काफ़ी सारी नदियाँ निकलती है जिसके अंदर मिलती है, जैसे सूकड़ी है, लीलड़ी है, जवाई है। जवाई में पाली के अंदर जवाई नदी पर ही जवाई बांध बना हुआ है। ठीक है ना, जवाई बांध जवाई नदी पे बना हुआ है। तो सूकड़ी, मिठड़ी, लीलड़ी है ना, मिठड़ी, तो ये कुछ नदियां हैं जो किसकी सहायक है, अपने लूणी की सहायक है। अब लूणी यहाँ पे अजमेर के नाग पहाड़ से दो धाराओं के रूप में निकलती है। भाई कौन सी दो धाराएं, एक तो होती है सागरमती और एक होती है सरस्वती। दोनों धाराएं हैं, आगे जाकर के नागपाड़ से निकलने के बाद में ये दोनों आपस में मिल जाती है और उसके बाद में लूणी कहलाती है। बालोतरा नया जिला हो गया इसमें, तो बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है। बालोतरा के बाद में यहाँ से इसका पानी खारा हो जाता है और खारा होने के पीछे जो नागौर उच्च भूमि का ये भाग हमने पढ़ा है कि इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो यहाँ की जो सेलें हैं, यहाँ की जो चट्टानें हैं, तो चट्टानों में सोडियम जो लवण पाया जाता है उसका घुल करके नदी में मिल जाना, सोडियम क्लोराइड।
है ना। तो इस लवण का घुल करके किस मिल जाना, नदी के जल के अंदर मिल जाना, और इसके नदी के जल के अंदर मिलने से ये नदी जो है आगे कैसी हो जाती है, खारी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम क्या निकाल दिया गया है, लूणी नदी। क्या निकाल दिया अपने, लूणी नदी इसका नाम निकाल दिया। ठीक है, हालांकि ये शुरू से खारी नहीं होती, लेकिन अजमेर से बाहर निकलने के बाद में ये बालोतरा के बाद में खारी हो जाती है। तो लूणी बेसिन। इसका दूसरा नाम है गोडवाड़, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी उसको पुकारा जाता है। अब इसका सीमांकन अपन करेंगे तो किस प्रकार से इसकी सीमा तय होती है अगले मानचित्र में देख लेते हैं। अगले मानचित्र में देखते हैं। ये लो जी, अब देखते हैं इसमें गोडवाड़ प्रदेश जो लूणी बेसिन है उसकी अपन बात करते हैं। अब इसके सीमांकन की बात करें अपन तो यहाँ से यदि ये निकलती है, इस प्रदेश में प्रवाहित होती है, तो इधर से नागौर उच्च भूमि किसकी उत्तरी सीमा की ओर से, यहाँ से कौन सा प्रदेश हो गया, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि। ठीक है, इस साइड में कौन सी श्रृंखला आ गई, तो अरावली आ गई। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी इसमें आ गई। इस साइड में कौन सा आ गई, तो पश्चिमी रेतीला मैदान आ गया, और इस साइड में गुजरात की सीमा आ गई। राजस्थान की बात करें तो इधर आगे कौन सी सीमा आ गई, गुजरात की सीमा आ गई। तो ये इसका सीमांकन तय करते हैं ये प्रदेश। ठीक है, तो हमने लूणी और उसकी सारी नदियों की बात की है, और लूणी और उसकी सारी नदियों की अपन ने बात की है। तो सारी नदियां कौन कौन सी यहाँ पे देखिए, लूणी, जोजड़ी, मेठड़ी, सुगड़ी, बांडी और जवाई प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। तो लगभग 34,600 के आसपास में है, 34,000 एग्जैक्ट लिखा भी होगा, 866 सॉरी 34,866 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। किसका, लूणी का। इसका कुल अपवाह क्षेत्र है वो 34,866 वर्ग किलोमीटर है। तो इतने बड़े अपवाह क्षेत्र का निर्माण ये करती है, तो पश्चिमी रेगिस्तान की ये महत्वपूर्ण नदी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में कुछ पहाड़ियां यहाँ पे आपको अन्य भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। लूणी का बेसिन लूणी नदी द्वारा ही सिंचित प्रदेश है। कुछ इस भाग में पहाड़ियां भी पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपन बात करते हैं जालोर और शिवाना की पहाड़ियां। ठीक है, जालोर के अंदर शिवाना, बाड़मेर, ये कुछ पहाड़ी प्रक्रम है, जालोर शिवाना की पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों की विशेषता क्या है, इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट पाया जाता है ना। जालोर और शिवाना की पहाड़ियों में कौन सा खनिज मिलता है, यहाँ पे ग्रेनाइट व रायोलाइट। ग्रेनाइट और रायोलाइट के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण इस भाग में विशेषता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि अपना जालोर वाला क्षेत्र है, सांचौर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अरावली पहाड़ियों के अवशेष मिलते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो ग्रसित हो चुकी है, और ग्रसित पहाड़ियों के कुछ टीले ऊपर रह गए हैं। तो इस प्रकार की पहाड़ियाँ जो है इनको इनसेल ब्रेक कहते हैं। तो यहाँ जो पहाड़ियाँ किस रूप में मिलती है, जालोर के अंदर, जालोर में ये जो पहाड़ियाँ मिलती है उनको किस नाम से पुकारते हैं, किस संरचना के रूप में मिलती है, इनसेल ब्रेक के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना। इस भाग के अंदर मुख्य रूप से यहाँ की ऊंचाई जो है, इस प्रदेश की ऊंचाई लगभग 900 मीटर के आसपास में। तो एग्जैक्ट यदि अपन देखें तो लगभग इस प्रदेश की इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई अपन बात करेंगे तो लगभग 960 मीटर के आसपास में ये भाग ऊंचा है। धरातल से समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 960 मीटर के आसपास में ये ऊंचा पाया जाता है। तो ये एक लूणी बेसिन है। ठीक है ना।
अभी सांचौर जिला नया बन गया है, किससे? जालौर से अलग होकर के। अब जालौर की सीमा गुजरात से नहीं लग रही है बल्कि सांचौर की लग रही है। तो सांचौर वाला जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से अच्छी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इस भाग के अंदर मुख्य रूप से पशुधन भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये प्रदेश है सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब कहलाता है। कौन सा भाग? सांचौर। सांचौर क्या कहलाता है? राजस्थान का पंजाब कहलाता है। तो ये बेसिकली सी बातें हैं, कोई विशेष ज़्यादा हार्ड बात है नहीं। महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। दोनों भौतिक प्रदेश नागौर उच्च भूमि और इसकी अपन बात करें तो ज़्यादा कुछ इसमें विस्तृत है नहीं, ठीक है। बाड़मेर के अंदर कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है। बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे उनको भाकर कहा जाता है ना। भाकर पर्वत या पहाड़ियाँ, जैसे रोजा भाकर है ना, इसराना भाकर, रोजा भाकर, इस प्रकार की कुछ पहाड़ियाँ अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में यहाँ पे है, तो उसको भाकर के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये था प्रमुख रूप से अपने कौन सा अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके 4 भाग अपने की घग्गर है, शेखावाटी प्रदेश है, लूनी बेसिन है और अपना नागौर उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। तो अगला बिंदु अपना रहेगा अरावली भौतिक प्रदेश जो है उसकी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली कितने भागों में ये फैला हुआ है और कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं। नए जिलों के अनुसार देखेंगे तो कौन से जिले इसमें समिट हो रहे हैं और इसमें कौन कौन सी अरावली की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु अगला टॉपिक रहेगा अरावली पर्वत प्रदेश का, तो विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए सर्वा क्लासेज। धन्यवाद।